गुड इवनिंग। वन सेकेंड वेलकम यू माय वेल्डर फ्रेंड्स। मेरे प्रिय दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 5 जगत के बारे में समझा था। हमने जाना था कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जीवों को हम 5 जगतों में विभाजित करके पढ़ते हैं। उनमें से हमारा पहला जगत था मोनेरा जगत, दूसरा था प्रोटिस्टा जगत, तीसरा था कवक जगत, चौथा था प्लांटी जगत या प्लांटी किंगडम और पांचवा और आखिरी था हमारा जंतु जगत या एनिमिलिया किंगडम। और इनमें से जो पांचवा जगत है उसका वर्गीकरण आज हम समझेंगे, अर्थात जगतों को हमने संघ में विभाजित किया है। और इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहेगा जंतुओं का वर्गीकरण, अर्थात जो हमारा पांचवा जगत है जंतु जगत, उन्हीं का वर्गीकरण आज हमें समझना है। दोस्तों, जंतुओं के वर्गीकरण का जो श्रेय है, जंतुओं के वर्गीकरण का श्रेय वैज्ञानिक स्टोरर एवं यूसेंजर को जाता है। किसको जाता है? स्टोरर एवं यूसेंजर को। याद रखना, स्टोरर एवं यूसेंजर ने सबसे प्रचलित जंतुओं के वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। दोस्तों, यहां पर देखते हैं, अगर जंतु जगत को देखें, मतलब एनिमल किंगडम को देखें, तो एनिमल किंगडम को इन 7 महत्वपूर्ण संघों में विभाजित किया गया है। 7 महत्वपूर्ण संघ में इस एनिमल किंगडम को हमने विभाजित किया है। देखते हैं किस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है हमारा प्रोटोजोआ संघ, दूसरा है हमारा पॉरीफेरा संघ, तीसरा है हमारा सिलिंट्रेटा संघ, चौथा है हमारा एनिलिडा संघ, पांचवा है हमारा आर्थ्रोपोडा संघ, छठवां है हमारा मोलस्का संघ और इस प्रकार से आखिरी और 7वां है कॉर्डेटा संघ। दोस्तों, इन 7 महत्वपूर्ण संघों में हमने विभाजित किया है किसको? जंतु जगत या एनिमल किंगडम को। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि इस टॉपिक को बस एक बार रीडिंग करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। दोस्तों, आज हम समझते हैं कि प्रोटोजोआ संघ क्या है। तो प्रोटोजोआ संघ के बारे में समझते हैं। इसमें जितने भी जीव रखे गए हैं, अर्थात जितने भी जंतु रखे गए हैं, वो सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अर्थात इस संघ के जो जीव हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रकार के जीव होते हैं। इस प्रकार के जीव जल में और गीली मिट्टी में तथा सड़ी गली वस्तुओं में पाए जाते हैं। किसमें? जल में और गीली मिट्टी में और सड़ी गली वस्तुओं में इस प्रकार के जो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को देखने के लिए एक गड्ढे में रुके हुए पानी को भर लेना है। गड्ढे में जो रुका हुआ पानी है उसको अपनी कांच की बोतल में भर लेना है और उस पर टॉर्च लगा के आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जीव आपको दिखाई दे जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, क्योंकि यह जल और गीली मिट्टी तथा सड़ी गली वस्तुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रोटोजोआ संघ के पश्चात हम आते हैं पॉरीफेरा संघ पर। पॉरीफेरा संघ के बारे में हम पढ़ें तो इस संघ के जीव छिद्र धारक होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जीवों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो पॉरीफेरा संघ के जीव हैं वो समुद्र में चट्टानों तथा पत्थरों पर चिपके रहते हैं। समुद्र में जो चट्टानें या पत्थर होते हैं उनकी सतहों से चिपके रहते हैं इस प्रकार के जीव। किस प्रकार के जीव? पॉरीफेरा संघ के जीव। दोस्तों, और हम देखते हैं इसके उदाहरण में पहला है हमारा इंपोर्टेंट साइकान। साइकान एक जीव है, इस यूस्पेंजिया
कौन सा है? यूस्पंजिया एक जीव है, और स्पांजिला ये भी एक जीव है जो समुद्रों में पाया जाता है। आमतौर पर आपने इसको नहीं देखा होगा, केवल एक बार रीडिंग कर लेना है कौन कौन से जीव हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यूस्पंजिया किस संघ का जीव है, तो आपको टिक लगा देना है। यूस्पंजिया पॉरीफेरा संघ का जीव है। आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम किस संघ का जीव है, तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का जीव है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। दोस्तों, उदाहरण याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहेंगे फिर भी अच्छा रहेगा। हालांकि हम अगले संघ के बारे में समझते हैं, सिलेंट्रेटा संघ। हमारा तीसरा संघ कौन सा है? जंतु जगत का तीसरा संघ है हमारा सिलेंट्रेटा संघ। और इस प्रकार के जीव स्वच्छ एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण हैं हाइड्रा। हाइड्रा तो आपने देखा होगा। ओलिविया, दूसरा है ओलिविया, तीसरा है फाइलेसिया और चौथा है जेलीफिश। ये जीवों के नाम हैं जो कि स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये हमारा सिलेंट्रेटा वर्ग हो गया। इसके पश्चात हम देखते हैं ये हमारा एनिलिडा संघ है। एनिलिडा संघ में हम देखते हैं कि एनिलिडा संघ के जीव स्वच्छ जल एवं भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और भूमि के अंदर मृदा में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर बेलनाकार एवं कोमल होता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। इसके उदाहरण हो जाएंगे केंचुआ। केंचुआ भूमि के अंदर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, शरीर इसका बेलनाकार होता है और कोमल एवं सॉफ्ट भी होता है। इसी प्रकार एक नेरिस होता है और नेरिस के साथ साथ एक होता है जोंक, आपने देखा होगा। और इसी के पश्चात हमारा जंतु जगत का अगला संघ आता है, वह है आर्थ्रोपोडा संघ। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, आर्थ्रोपोडा संघ है वह संसार का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं और हमारी इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए यह आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। इसमें 80% जीव अकेले आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं दोस्तों। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं वह जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं दोस्तों। और जो आर्थ्रोपोडा संघ का जो कंकाल है वह किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। यह फैक्ट याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का जो कंकाल है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। दोस्तों, इसके उदाहरण में हम जाने तो जूं, पहला उदाहरण क्या है? जूं। जूं मतलब जुआ। खटमल सुना होगा, खटमल के बारे में आपने तो सुना ही होगा। और टिड्डी, टिड्डी इसी के अंतर्गत आता है। मच्छर, मक्खी, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमारा अगला संघ है मोलस्का संघ। और मोलस्का संघ के जीवों को देखा जाए तो मोलस्का संघ के जीव खारे पानी में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि खारा पानी वह पानी होता है जिसमें खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है और समुद्रों के पानी में खनिज लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। दोस्तों, इस प्रकार के जीवों का जो कंकाल है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस फैक्ट को याद रखना है दोस्तों। इसकी उदाहरण अगर हम देखें, इसकी उदाहरण में आता है पाइला, जिसे हम घोंगा भी बोलते हैं, ये आपने सुना होगा। और इसी के साथ साथ दूसरा जीव आता है इसमें सीपिया। इस प्रकार से हमारा मोलस्का संघ भी हो जाता है। और इसके पश्चात हमारा सातवां और आखिरी संघ होता है कॉर्डेटा संघ। यह जंतु जगत का अर्थात एनिमल किंगडम का सातवां और आखिरी संघ है, जो एक इम्पोर्टेंट संघ है। इस कॉर्डेटा संघ को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है हमारा मत्स्य वर्ग और दूसरा होता है हमारा टेट्रापोडा वर्ग। अर्थात हमने कॉर्डेटा संघ को दो वर्गों में बांट लिया, पहला मत्स्य वर्ग, दूसरा टेट्रापोडा वर्ग। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि
कॉर्डेटा संघ को हम दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं। इनमें से पहला वर्ग है हमारा मत्स्य वर्ग और दूसरा वर्ग है हमारा टेट्रापोडा वर्ग। कौन सा है? टेट्रापोडा वर्ग। दोस्तों, मत्स्य वर्ग के बारे में समझें तो मत्स्य वर्ग में सभी प्रकार की मछलियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सभी प्रकार की मछलियां मत्स्य वर्ग में आती हैं। इनमें देखें तो सभी जीव, जो मत्स्य वर्ग के सभी जीव होते हैं, उनका रुधिर कैसा होता है? शीत रुधिर। अर्थात ये जीव, मत्स्य वर्ग के जीव शीत रुधिर वाले होते हैं। ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? गिल्स के माध्यम से। अर्थात मछलियां गिल्स के माध्यम से श्वसन करती हैं। हम कह सकते हैं कि मत्स्य वर्ग के जीव श्वसन किससे करते हैं? गिल्स से। और इस प्रकार के जीव स्वच्छ एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि विद्युत मछली और विद्युत मछली के अलावा शार्क जो मछली है, कैटफिश, हिप्पोकैम्पस, उड़न मछली, इस प्रकार से सभी प्रकार की मछलियां इस मत्स्य वर्ग में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि टेट्रापोडा वर्ग, जो कि कॉर्डेटा संघ का एक भाग है, टेट्रापोडा वर्ग को भी हमने यहाँ पर देखते हैं कि 4 भागों में विभाजित कर रखा है। दोस्तों, टेट्रापोडा वर्ग को भी 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। इनमें से पहला है एम्फीबिया या ओवैचर वर्ग, दूसरा है सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग, तीसरा है एविज या पक्षी वर्ग, चौथा है स्तनधारी या मैमल्स वर्ग। दोस्तों, टेट्रापोडा वर्ग के भी 4 उपवर्ग होते हैं। इनको पढ़ते हैं क्रमबद्ध रूप से। देखते हैं कि एम्फीबिया वर्ग या ओवैचर वर्ग में जो जीव आते हैं वह जल एवं थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। इसलिए इस वर्ग के जीव को उभयचर जीव कहते हैं और इस वर्ग को क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग कहते हैं। और इस जीव के जो श्वसन जीव होते हैं वह श्वसन गिल्स, फेफड़े और त्वचा तीनों के माध्यम से करते हैं। जब कोई जीव, इस वर्ग का कोई जीव पानी में होता है तो वह श्वसन गिल्स के माध्यम से करता है, और जब वह भूमि के ऊपर होता है तो वह फेफड़ों के माध्यम से करता है, और जब भूमि के अंदर धंसा हुआ होता है तो वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। उदाहरण के लिए मेढक को ले सकते हैं कि मेढक पानी में भी रहता है, मेढक भूमि के ऊपर भी रहता है और भूमि के नीचे भी रहता है। तो इस प्रकार से मेढक जब पानी में हो तो गिल्स के माध्यम से श्वसन करेगा, और मेढक जब भूमि के ऊपर हो तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करेगा, और मेढक जब भूमि के अंदर हो तो वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करेगा। इसमें उदाहरण भी आ जाते हैं। उदाहरण के लिए टोड, मेढक और हाइला। टोड, मेढक और हाइला। दोस्तों, टेट्रापोडा वर्ग का हम दूसरा जो उपवर्ग है उसको देखते हैं, जिसका नाम है सरीसृप वर्ग या रेप्टाइल वर्ग। रेप्टाइल का मतलब ही होता है रेंग कर चलने वाले जीव। दोस्तों, इसमें उन जीवों को पढ़ते हैं, उन जंतुओं को पढ़ते हैं जो रेंग कर चलते हैं। अर्थात रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग के जीव रेंग कर चलते हैं, और इसमें श्वसन, ये जीव श्वसन फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? फेफड़ों के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अगर सरीसृप वर्ग के जीवों का जो उदाहरण देखें, उनमें छिपकली रेंग कर चलती है, सांप भी रेंग कर चलते हैं, और कछुआ भी रेंग कर चलते हैं। इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम अगला उपवर्ग देखते हैं, जिसका नाम है एविज उपवर्ग या पक्षी उपवर्ग। दोस्तों, इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, जिसे हम एविज वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। दोस्तों, इन जीवों में पंख पाए जाते हैं, इन जीवों में चोंच
पाई जाती है, शिकार करने के लिए चोंच पाई जाती है, उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, लेकिन इन पक्षियों में या जीव में दांत अनुपस्थित होते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों सभी पक्षी इसके उदाहरण हो जाते हैं। दोस्तों आखिरी जो उपवर्ग है वह है स्तनधारी या मैमल्स उपवर्ग। दोस्तों इसको देखते हैं। स्तनधारी या मैमल्स वर्ग में सभी वे जीव आते हैं जिनके स्तन एवं स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे दुग्ध स्राव होता है, और यह दुग्ध स्राव उनके शिशु के पोषण के लिए काम में आता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि स्तनधारी या मैमल्स वर्ग के जीवों में स्तन पाए जाते हैं जिनसे दुग्ध का स्राव होता है, और यह दुग्ध स्राव शिशु के पोषण के काम आता है। दोस्तों इन जीवों का जो खून होता है वह गर्म होता है, अर्थात ये जीव गर्म खून के जीव कहलाते हैं। मनुष्य गर्म खून का जीव है, भेड़, चीता, शेर सभी ये गर्म खून के जीव हैं, इसलिए स्तनधारी वर्ग में इनको रखा गया है। दोस्तों इस प्रकार के जीव जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जीवों के शरीर पर वाल पाए जाते हैं। दोस्तों और इस प्रकार के जीवों का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। इस बात को याद रखना है। 2 अलिंद और 2 निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, इस प्रकार से 4 कोष्ठों में इन जीवों का शरीर बटा होता है। दोस्तों अधिकांश जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं। आपने सुना होगा कई जीव अंडों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पर जी सीधे किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, अर्थात यहाँ पर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, भैंस, गाय, कंगारू सभी प्रकार के वे जंतु आ जाएंगे जिनमें स्तन पाए जाते हैं या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसको हम स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत या मैमल्स वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों अब आगे इस टॉपिक के हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बहुत सरल महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको समझते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं इस टॉपिक के, देखते हैं। दोस्तों केंचुआ जो कि आप जानते हैं, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ खाद बनाने में, जैविक खाद बनाने में सहायक होते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। दोस्तों विद्युत मछली जो कि हमने सरीसृप वर्ग में मत्स्य वर्ग में पढ़ी थी, विद्युत मछली क्या करती है कि शत्रुओं से रक्षा हेतु 20 से 25 वोल्ट की विद्युत उत्पन्न करती है, जिससे वह अपने शरीर की रक्षा शत्रुओं से कर जाती है। दोस्तों और मगरमच्छ का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है, और मनुष्य का हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठ मतलब दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय, इस प्रकार से 4 कोष्ठों में 2 आलिंद और 2 निलय में बटा होता है। लेकिन मेढक का जो हृदय होता है वह 3 कोष्ठीय होता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय, मेढक का हृदय 3 कोष्ठीय होता है। यहाँ पर मेढक के हृदय को अधिक समय तक याद रखने के लिए एक आप उदाहरण बना सकते हैं कि मेढक की आप आकृति देखेंगे तो वह टेम्पू के समान होती है। आकृति मेढक की कैसी होती है? टेम्पू के समान होती है, और टेम्पू 3 पहिए का होता है। इसी प्रकार से मेढक और टेम्पू की आकृति लगभग समान होती है। टेम्पू 3 पहिए का होता है, तो मेढक का जो हृदय है वो 3 कोष्ठीय होता है। इस प्रकार से केंचुआ, यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट और है, केंचुआ
केंचुआ के जो शरीर से अतिसार, बवासीर और नपुंसकता की दवाई बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ तक हमने ये महत्वपूर्ण तथ्य जान लिए, बहुत सरल तथ्य हैं दोस्तों, और इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और बायोलॉजी में आपसे हमेशा हम रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।